Hello everyone. Today we will discuss lesson number 12, India after independence. Before this lesson we discuss about different movement of India for our freedom. आज़ादी के लिए हमने जो डिफरेंट अलग अलग मूवमेंट आंदोलन चलाए एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन पीपल एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये हम लास्ट लेसन में रीड कर चुके हैं. एंड टुडे वी डिस्कस अबाउट अ न्यू एंड डिवाइडेड नेशन, एक नया स्वतंत्र राष्ट्र और विभाजित राष्ट्र जो कि भारत. व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन अगस्त 1947 को हम आज़ाद होते हैं. इट फेस्ड अ सीरीज ऑफ वेरी ग्रेट चैलेंज. तो इसने मतलब देश को अनेक समस्याओं का चुनौतियों का सामना करना पड़ा. एज ए रिजल्ट ऑफ पार्टीशन 8 मिलियन रेफ्यूज हैड कम इनटू द कंट्री फ्रॉम व्हाट वाज नाउ पाकिस्तान. यानी इसका परिणाम क्या हुआ, जो विभाजन होता है 8 मिलियंस जो शरणार्थी थे वो मतलब इंडिया के इस हिस्से में आ जाते हैं जो क्या है पाकिस्तान. अब इसमें क्या था कि मुस्लिम और हिंदुओं को लेके पार्टीशन हुआ. जो हिंदू थे वो भारत में आ जाते हैं और जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान में चले जाते हैं. बट जो यहाँ मुस्लिम थे वो एज ए रेफ्यूज रहे एंड जो हिंदू थे वो पाकिस्तान में एज ए रिफ्यूज रहे. दिस पीपल हैड टू बी फाउंड होम एंड जॉब. इन लोगों ने मतलब अपने मकान बनाने पड़े, जॉब कोई काम मिला. देन देर वॉज द प्रॉब्लम ऑफ द प्रिंसली स्टेट, ऑलमोस्ट 500 ऑफ दैम. जो हमारे प्रिंसली स्टेट प्रांतीय क्षेत्र थे उनके लिए क्या था, ये 500 से ज़्यादा. इज रूल्ड बाय महाराज. प्रिंसली स्टेट मतलब जम्मू कश्मीर. इज रूल्ड बाय महाराजा और नवाब. यहाँ पर क्या होते थे, नवाब या राजा. जैसे जम्मू कश्मीर अलग स्टेट बसता है, ऐसे ही हमारा मणिपुर था, हैदराबाद था, बट वो मर्ज कर लिए जाते हैं बाद में. और जो अलग अलग स्वतंत्र राष्ट्र के भी हिस्से हो रखे थे उन पे जो भी शासक था, राजा या रानी, नवाब भी कहा जाता था. ईच ऑफ वोम हैड टू बी परसुडेड टू ज्वाइन द न्यू नेशन. और सभी को क्या आह्वान किया गया कि एक मिले और एक नया स्वतंत्र राष्ट्र बने. द प्रॉब्लम ऑफ रिफ्यूज एंड द प्रिंसली स्टेट हैड टू बी एड्रेस इमीडिएटली. तो जो ये समस्याएं थी शरणार्थियों की और जो हमारे छोटे छोटे हिस्सों में पूरा इंडिया डिवाइडेड था, इनको जल्दी से एक होने के लिए आह्वान किया गया. इन द लॉन्गर टर्म, यानी लंबे समय तक, द न्यू नेशन हैड टू अडोप्ट ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट वुड बेस्टो द होप्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इट्स पीपल. तो जो नए स्वतंत्र राष्ट्र बने उनका जो राजनीतिक प्रणाली थी उसमें ये आशा और उम्मीद रखी गई कि सभी के लिए क्या बने, एक अच्छा राजनीतिक सिस्टम बने जिसमें सभी का कंट्रीब्यूशन हो और हम सभी एक साथ आराम से रह सके. तो इट मीन्स एक समस्या थी ये भी हमारे लिए कि किस प्रकार अपना शासन चलाएंगे. इंडियाज़ पॉपुलेशन 1947 वॉज लार्ज, काफ़ी बड़ी थी उस टाइम भी, ऑलमोस्ट 345 मिलियंस में थी. इट वॉज ऑल्सो डिवाइडेड. और फिर ये क्या होगी, डिवाइड, विभाजित हो जाती है, मुस्लिम और हिंदू कहें या फिर पाकिस्तान और इंडिया कहें. देर वर डिविजन्स बिटवीन हाई कास्ट एंड लो कास्ट. उच्च जातियाँ, निम्न जातियाँ, बिटवीन द मेजोरिटी हिंदू कम्युनिटी एंड इंडियंस हु प्रैक्टिस आवर अदर फेथ्स. फिर इसमें क्या थे, हिंदू कम्युनिटीज़, हिंदू समुदाय, जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग. फिर कुछ ऐसे लोग जो दूसरे धर्म जातियों में विश्वास करते हैं, सिख, क्रिश्चियंस हैं और आपके सिख, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं. दिस सिटीजन ऑफ दिस वास्ट, इतनी मतलब डिफरेंट टाइप के नागरिक यहाँ पर थे. लैंड स्पोक मैनी डिफरेंट लैंग्वेज. अलग अलग एरिया में अलग अलग लैंग्वेज हम बोलते थे. वो मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस, अलग प्रकार की ड्रेसेज हम पहनते थे. और डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, ये भी हमारा अलग था. एंड प्रैक्टिस डिफरेंट प्रोफेशंस, अलग अलग काम धंधे हम करते थे. हाउ कुड दे बी मेड टू लाइव टुगेदर इन वन नेशन स्टेट. और किस प्रकार से ऐसा हो सकता था कि हम सभी एक राष्ट्र में एक साथ कैसे रह सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा थे. टू द प्रॉब्लम्स ऑफ यूनिटी वॉज एडिड द प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट. समस्या एक केवल यही नहीं थी कि हम सभी में यूनिटी कैसे बनाई जाए, समस्या ये भी थी विकास कैसे किया जाए इतने लोगों का. एट इंडिपेंडेंस द वॉस्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस लाइव्ड इन द विलेज. जब हम आज़ाद हुए तो उस टाइम हमारी
80% से ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ थी? ग्रामीण क्षेत्र में। फार्मर्स पीजेंट्स डिपेंड ऑन द मॉनसून फॉर देयर सर्वाइव। अब जो किसान हैं वो किस पे डिपेंड होते थे अपनी खेती बाड़ी के लिए? मॉनसून यानी बारिश पर। अच्छी मॉनसून होगी तो अच्छी हमारी प्रोडक्शन होगी। सो डिड द नॉन फार्म सेक्टर ऑफ द रूरल इकोनॉमी, जो हमारे रूरल यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी उसमें क्या थे? नॉन फार्मिंग भी कोई एक फैक्टर थे जैसे। और फार्मिंग में तो क्या है 6 महीने में एक बार काम होता है, फिर हमारी फसलें मतलब खेत में हैं या फिर उसकी कटाई हो जाती है तो कोई काम नहीं होता। फॉर इफ द क्रॉप्स फेल, बार्बर्स, कारपेंटर्स, वीवर्स एंड अदर सर्वेंट्स ग्रुप वुड नॉट गेट पेड फॉर देयर सर्विस आइदर। अब क्या है कि जो हमारे एक तो होते हैं फार्मिंग वाला सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर जिसको बोलते हैं। नॉन फार्म सेक्टर का मतलब है जैसे कि इंडस्ट्री, सेकेंडरी सेक्टर इसको कहा जाता है, जिसमें बार्बर है, कारपेंटर है, वीवर है, ये सभी अपनी सेवाएं देते हैं। तो इट मीन्स इनको इसके बदले में क्या मिलता था? खेत में अगर गेहूँ है, चावल है, कपास है, तो उसके बदले में हम उन लोगों से अपना जैसे वीवर्स है जुलाहा, इससे दरी ले ली, खेत ले ली और इसको गेहूँ चावल दे दिए जाते थे। तो जब उनकी फसल ख़राब हो जाएंगी तो इन लोगों को कहाँ से पेमेंट की जाएगी? पैसा नहीं होता था। बार्गेनिंग जो होती थी वो गुड्स के द्वारा होती थी, बार्टर सिस्टम कहा जाता है इसको, जिसमें वस्तु का लेन देन वस्तु से होता है। इन द सिटीज़ फैक्ट्री वर्कर्स लाइड इन द क्राउडेड स्लम्स, फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली स्लम्स बस्तियों में रहते थे, विद लिटल एक्सेस टू एजुकेशन और हेल्थ केयर, जहाँ पर मतलब एजुकेशन हेल्थ तो दूर की बात, वो ड्रिंकिंग वाटर भी इन लोगों को नहीं मिल पाता था। क्लियरली द न्यू नेशंस हैड टू लिफ्ट इट्स मैसेज आउट ऑफ पॉवर्टी बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर। लेकिन जो नया स्वतंत्र राष्ट्र बना इसके लिए क्या था? अगर हमें बेरोजगारी को कम करना है तो खेती में क्या बढ़ाई जानी चाहिए? उत्पादकता। एंड बाय प्रमोटिंग न्यू जॉब क्रिएटिंग इंडस्ट्री, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाएं? उद्योग लगेंगे तो लोगों को काम मिलेगा, जॉब मिलेगी। यूनिटी एंड डेवलपमेंट हैड टू गो हैंड इन हैंड, मतलब एकता और फिर विकास दोनों क्या हैं? हाँ, एक साथ चलने वाले पहलू। इफ द डिवीजन बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडिया वर नॉट हेल्ड, अगर जो भारत में रहने वाले डिफरेंट सेक्शन के लोग थे उनमें विभाजन नहीं होगा, दे कुड रिजल्ट इन वायलेंट एंड कॉस्टली कन्फ्लिक्ट, नहीं होगा तो वो काम करेंगे। अगर उनमें विभाजन हो जाता है तो उसका परिणाम क्या होगा? हिंसाएं, घटना घटित होंगे, काफ़ी बड़े जो है संघर्ष हो सकते हैं। हाई कास्ट फाइटिंग विद लो कास्ट, उच्च घराने किससे लड़ेंगे? निम्न जातियों से, हिंदू मुस्लिम से एंड सो ऑन। तो हम एक दूसरे से क्या होंगे? लड़ते ही रह जाएंगे। एट द सेम टाइम इफ द फ्रूट्स का मतलब यहाँ पर क्या है? फ़ायदा ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिड नॉट रीच द ब्रॉड मासेज ऑफ द प्रोडक्शन, अगर इसका फ़ायदा ही आर्थिक विकास तक ही सीमित नहीं है कि जब तक उसमें ज़्यादा उत्पादन नहीं होगा, और जो हो भी जाता है तो उसको किसमें? सभी लोगों तक उसकी पहुंच बननी चाहिए। इट कुड क्रिएट फ्रेश डिविजन्स फॉर एग्जाम्पल बिटवीन रिच एंड पुअर, अगर ऐसा नहीं होगा तो एक नया डिवीजन विभाजन और होगा, वो अमीर और गरीब के बीच में। बिटवीन सिटीज़ एंड द कंट्री साइड का मतलब बेटे होता है विलेज, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों और शहरी क्षेत्र के लोगों के बीच में। बिटवीन रीजन्स ऑफ इंडिया दैट वर प्रोस्पर्स एंड रीजन दैट लैग्ड बिहाइंड, ऐसे क्षेत्र जो क्या है? उत्पादन शक्ति ज़्यादा है, सब तरह की फसलें ग्रो कर लेते हैं, प्रोस्पर समृद्ध हैं। एक ऐसे क्षेत्र जहाँ पर मतलब खाद्य वस्तुओं की कमी, बिहार है, उत्तराखंड है, ये सारे स्टेट आएंगे, तो इनके बीच में भी क्या हो जाएगा? डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। इन सब को ख़त्म करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? कि हम एक रहें और प्रोग्रेस करें। आगे हम नेक्स्ट रीड करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।